Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ओके, तो स्टार्ट करते हैं। Yes, आपका ma'am. क्लास 4 का चैप्टर नंबर 10 है वेदर, एयर एंड वाटर। वेदर का मतलब क्या होता है? मौसम। एयर मतलब हवा। वाटर मतलब पानी। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे वेदर पानी। वाटर के बारे में। हाँ, स्टार्ट करते हैं। वेदर इज अ फिजिकल Yes, स्टेट ma'am. of the atmosphere at a given time, described in terms of air, cloud, air pressure, humidity, rain, and sunshine of a place. It keeps on changing every day, and the change in the weather occurs due to the sun. तो किसी भी जगह का वेदर क्या होता है? वेदर मतलब एक जगह की, एक स्पेसिफिक जगह की गर्मी, ह्यूमिडिटी, जो उमस होती है वो, बारिश, सूरज की रोशनी, ठंड, ये सब मिलाकर क्या बनता है? वहाँ का वेदर बनता है। और वेदर डिपेंड किस पे करता है? सूरज पर। अगर सन जैसा होगा वैसा वेदर होगा। सन अगर बहुत स्ट्रेट दिख रहा है, एकदम डायरेक्ट पड़ रहा है, तो वहां पर गर्मी का वेदर हो जाएगा। लेकिन अगर सन छुपा हुआ है, कम दिख रहा है, दूर है, तो वहां पे सर्दियों का वेदर हो जाएगा, है ना? तो वेदर डिपेंड्स ऑन द सन। Yes, ma'am. फिर द सन एंड चेंजेस इन द वेदर एंड सीजन। सूरज, मौसम में बदलाव, और जो मौसम होते हैं, सीजन्स होते हैं, जो हर मौसम का एक सीजन होता है ना, वो। तो the sun causes changes in weather in season because it heats the unevenly. This happens because the earth is continuously revolving around the sun on a fixed orbit. तो आप सबको ये बात पहले से पता है कि हमारी जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो अपने ही ऑर्बिट पर घूमती रहती है ना? एक ऑर्बिट पर वो घूमती रहती है। और जब वेदर चेंज होता है, तो जब पृथ्वी घूम रही, धीरे धीरे घूम रही है, और सन अपनी जगह पर है, सन अपनी जगह पर है, तो जिस एरिया का साइड जो है वो सन की तरफ आएगा, वही एरिया तो ज्यादा गर्म होगा ना। जो एरिया पीछे चला जाएगा, उस एरिया में तो ठंड आ जाएगी। तो ये जो चेंजेस ऑफ सीजन होता है, आपने देखा होगा, अब धीरे धीरे हल्की हल्की ठंडियां लगना स्टार्ट हो गई है ना, हल्का सा ठंड स्टार्ट हो गई है। फिर अचानक से नवंबर दिसंबर में पूरी तरह से ठंड आ जाएगी। फिर हम लोग गर्म कपड़े पहनेंगे, धूप में बैठेंगे, धूप ढूंढेंगे। ये क्यों होगा? क्योंकि सूरज जो होगा वो हमसे दूर चला जाएगा, है ना? मतलब हमारी जो पृथ्वी का साइड है Yes, ma'am. वो चेंज हो जाएगा, वो घूम जाएगी ना, इसीलिए तो ठंड का मौसम आ जाएगा। यही होता है कि Yes, नहीं? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. जो सीजन होता है, जो सीजन चेंज होते हैं, वो क्यों होते हैं? सन की वजह से, है ना? समझ में आ रहा ना ये चैप्टर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. The motion is called revolution. While revolving, the part of the sun nearer or to the sun has warmer and longer days, so it is summer in this part. The part of the earth away from the sun has cooler and shorter days, and there is winter in this part. So revolution causes changes in season. और जो ये घूमती है पृथ्वी और एक जगह पर आ जाती है और पूरा अपना चक्कर काट लेती है, उसको क्या कहा जाता है? रेवोल्यूशन कहा जाता है। अर्थ का रेवोल्यूशन कहा जाता है। और जिस जगह पर सूरज की रोशनी ज्यादा होगी, वहां पर गर्मियां होंगी और दिन जो है वो बड़े होंगे, सूरज देर तक रहेगा, उजाला देर तक रहेगा। लेकिन जिस जगह पर सूरज की रोशनी हट जाएगी, पीछे चली जाएगी, दूर हो जाएगी, उस जगह पर दिन जो है वो छोटा हो जाएगा। तो दिन का टाइम होता है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी अंधेरा हो जाएगा। What is going on, दुर्गेश नंदिनी? Why are you making noise? हाँ, तो हाँ, हमने आपको बताया कि जिस जगह पर सूरज की रोशनी कम पड़ेगी, वहां पर ठंड ज्यादा होगी और दिन जो है वो छोटा हो जाएगा, जल्दी अंधेरा हो जाएगा, जो कि आप कुछ ही दिनों में फील करने वाले हैं। दिसंबर नवंबर में ये चेंजेस स्टार्ट होने लगते हैं। म्यूट योर माइक, नंदिनी, डोंट अनम्यूट।
The heat of the sun causes winds to blow. It also changes the state of water, causing changes in weather. Let us understand this process. और जो सूरज की गर्मी होती है उसकी वजह से पानी पर भी असर करता है। अगर आप किसी भी बाल्टी में पानी भरकर बाहर रख देंगे और गर्मियों का मौसम होगा, स्पेशली जून जुलाई अगस्त का मौसम होगा, तो जो पानी होगा बर्तन में वो भी एकदम गर्म हो जाएगा। और जब पानी बहुत ज्यादा गर्म, एक लेवल होता है पानी के गर्म होने का, उसके बाद वो वेपर बन जाता है, वाष्पीकरण होता है, वो धुआं की तरह उड़ जाता है पानी। तो उस इसी प्रोसेस को हम लोग देखेंगे। द सन कॉजेज द विंड, द सन हीट द एयर, हाँ, the sun heats the air near the land. The hot air spreads and becomes lighter. The light, hot air rises up. Cooler air flows down to take its place. This cooler air is flowing in. It is called the wind. So the sun causes the wind to blow. The sun also changes the state of water and causes humidity. तो जो सन की हीट होती है वो जमीन पर रहती है, जो सूरज की गर्मी होती है वो जमीन पर आती है। द हॉट एयर स्प्रेड्स एंड बिकम्स लाइटर, और जो जब जमीन गर्म हो जाती है, गर्मियों में देखा होगा आपने, जो जमीन होती है वो एकदम गर्म हो जाती है, उस पर हम लोग बिना चप्पल के नहीं चल सकते। तो वो जो एयर होती है वो भी गर्म हो जाती है और लाइट हो जाती है, और जो गर्म एयर होती है वो ऊपर जाने लगती है। कूलर एयर फ्लोज डाउन टू टेक इट्स प्लेस, और जैसे ही गर्म हवा ऊपर जाती है तो ठंडी हवा नीचे उसकी जगह पर आ जाती है। दिस कूलर एयर फ्लोइंग इन, इट इज कॉल्ड द विंड, और ये जो नीचे की जो ठंडी हवा होती है इसी को हवा कहा जाता है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। हमने आपको बताया सूरज की गर्मी की वजह से जो पानी जो था वो ऊपर जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है, वेपर बनकर उड़ जाता है। उस जो वेपर में जो पानी होता है ना, उसी को ह्यूमिडिटी कहा जाता है। जब पानी ऊपर उड़कर जाता है वेपर बनके, तो उड़ने की प्रक्रिया में उस वेपर के अंदर जो पानी का मौजूदगी होता है उसी को ह्यूमिडिटी कहा जाता है। आपने देखा होगा एक मौसम आता है गर्मी में जिसमें चिपचिपी गर्मी होती है, तो वो ह्यूमिडिटी के कारण होती है। फिर एयर, एयर क्या है? एयर इज द मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस. इट कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स. The other components of the air are smoke, dust and germs. एयर में कई सारे माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, हवा में कई सारी चीजें होती हैं जिसमें कई गैसेस भी होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस। अ ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारे अर्थ के ऊपर एक एयर की चादर है, एक एयर का ब्लैंकेट है, उसको क्या कहा गया है? एटमॉस्फेयर कहा गया है। एक लेवल होता है एयर का जहाँ पर सारी जो एयर होती है वो एक लेवल पर ढकी होती है, हमारी अर्थ को ढके रहती है, तो उस लेयर को ही एटमॉस्फेयर कहा जाता है। When the air moves, it called wind. Gently the light and lightly it is called breeze. A very strong wind is called wildstorm. When storm occurs with lightning and thunder, it is called thunderstorm. और हवा जब तेज चलती है तो उसे विंड कहा जाता है, और हवा में जब ठंड होती है तो उसे ब्रीज कहा जाता है। और हवा के साथ साथ जब बिजली कड़कती है, तूफान आता है, बिजली कड़कती है, तो उसको क्या कहा जाता है? थंडर स्टॉर्म कहा जाता है। एक्टिविटी, ये तो आपकी एक्टिविटी है, इसको कर लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या है। We conclude from the table that, हाँ ये भी हो गया सी ब्रीज। अब आप सी ब्रीज पर आइए पेज नंबर 61 पर। The sun warms both the land and the water. जो सूरज होता है वो जमीन को और पानी को दोनों को गर्म रखता है ना, तो बट द लैंड वार्म्स अप फास्टर देन वाटर, लेकिन जो पानी होता है वो देर में गर्म होता है, लेकिन जो जमीन होती है, लैंड होता है, वो बहुत जल्दी से गर्म हो जाता है। In the day, the sea is cool and the land is warm. दिन के समय में जो पानी होता है, समुद्र होता है, वो ठंडा होता है, लेकिन जो जमीन होती है वो गर्म होती है। Hot air above the land rises and cool air above the sea blows towards the land to take its place. और जो गर्म हवा होती है वो जमीन के नीचे होती है, लेकिन जब वो उड़ जाती है तो समुद्र की जो ठंडी हवा होती है वो उसका जगह ले लेती है।
लैंड ब्रीज क्या होता है? A coastal breeze blowing from land towards the sea is called land breeze. एक ठंडी जगह से, एक ठंडे समतल एरिया से या ठंडे जगह से जो हवा आती है, ठंडी हवा आती है, उसको लैंड ब्रीज कहा जाता है. At night the land is cool and the sea is warm. रात के समय में जो पानी होता है वो हल्का सा वार्म होता है. The hot air above the sea rises, the cool air above the land rushes to take its place. Breeze blows from land to sea. और जो ब्रीज होती है वो कहाँ पर चली जाती है? लैंड से, जमीन से समुद्र की तरफ चली जाती है. अब वाटर आप सबको पता है सबसे essential resource है. We all know that water is the most abundant on the earth. It is found in oceans, seas, rivers and underground on the mountains, in air and even in our body. In fact, 7 out of 10 parts of our body weight is of water. हमारे बॉडी का ही 7 out of 10 जो 7th हिस्सा होता है वो 7 out of 10 हिस्सा जो है वो पानी का ही बना हुआ है. और वाटर कैन चेंज इट्स फॉर्म एंड एग्जिस्ट ऑल 3 स्टेट्स. तो आपने सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा कि पानी 3 अवस्थाओं में पाया जाता है. पानी अपने आप को 3 तरह से चेंज कर लेता है. पहला क्या? ठोस, द्रव एंड गैस. इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और हेल. When a liquid is heated, जब पानी को बहुत गर्म कर दिया जाता है तो वो जो लिक्विड होता है, आपने देखा होगा जब मम्मी खाना बनाती है या चाय बनती है, आपने देखा होगा जो लिक्विड होता है, जो पानी वो बॉईल होता है, जब उस एक टेम्परेचर पर आकर वो उसमें से वेपर्स निकलने लगते हैं ना, भाप निकलने लगती है, आपने देखा होगा. तो उसको क्या कहा जाता है? इवेपोरेशन कहा जाता है. वो इवेपोरेशन की प्रक्रिया होती है. पानी को इतना हीट कर लीजिए कि वो इवेपोरेट कर जाए. और अगर बहुत देर तक उसको बॉईल करते छोड़ दिया जाए तो सारा पानी जो है बोल का वो सारा इवेपोरेट होकर उड़ जाएगा. आप देखेंगे कि बोल में पानी ही नहीं बचेगा. फिर कंडेंसेशन क्या होता है? व्हेन वाटर वेपर इज कूल्ड, जब जो वाटर वेपर होता है वो ठंडा हो जाता है. आपने देखा होगा जब खाना बनता है, बर्तन से हम उसको लिड से ढक देते हैं, जब लिड को हटाते हैं तो गरम गरम जो खाने का जो वेपर्स होते हैं वो आपके लिड पर, जो ढक्कन होता है उसके ऊपर लगे होते हैं ना. ढक्कन हटाते हैं तो पानी निकलता है उसके से. आपने देखा होगा ये चीज. फिर द चेंजेस ऑफ वाटर वेपर ना देखा है ना? हाँ. इनटू वाटर बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन. और इसी को कंडेंसेशन कहा जाता है. ये जो पानी निकलता है जो वेपर से, वो उसी को कंडेंसेशन कहा जाता है. It is a reverse evaporation in nature. The water vapor condenses into water in many ways. Cloud, dew and snow are all example of condensation. जो बादल होते हैं, जो बर्फ होती है, ये सब कंडेंसेशन का ही एग्जाम्पल है. जो पानी यहाँ से गर्म वेपर्स यहाँ से ऊपर आसमान में जाते हैं, वही कंडेंसेट करके जमीन पर नीचे बर्फ के और पानी के बरसात के रूप में नीचे आते हैं. समझ रहे ना? जैसे बर्तन के साथ होता है वैसे पृथ्वी के साथ भी होता है. Yes, ma'am. सबको समझ में आ रहा है ना? इवेपोरेशन और कंडेंसेशन सबको समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. Yes. हेल क्या होता है? हेल देखते हैं. Sometimes raindrops grow in size and are then frozen to form hard balls in ice called hail or hailstorm or hail. आपने अभी कुछ दिन पहले ही देखा होगा हमारे यहाँ पर अप्रैल में शायद था, जुलाई या अप्रैल में बहुत बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े गिरे थे यहीं पर. याद है किसी को? रात में, अगर किसी ने सुना हो तो वो उसको क्या कहते हैं? वही हेल होता है. Yes, ma'am. बड़े बड़े टुकड़े बर्फ के गिरते हैं जब. Yes, तो ma'am. इसे ही हेल स्टोन या हेल कहा जाता है, जब आसमान से बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े गिरते हैं. फिर नेक्स्ट क्या है? स्नो आपको पता है बर्फ. When water vapor freezes the air, जब बहुत सर्दी हो जाती है, किसी जगह पर बहुत ज्यादा ठंड होती है तो वहाँ पे जो वाटर वेपर होती हैं जो यहाँ से उड़कर नीचे ऊपर जाते हैं वो एकदम जम जाते हैं. जब वो जम जाते हैं तो वो स्नो बन जाता है. जितना भी सरफेस पर जहाँ भी पानी होता है वो स्नो बन जाता है. Snowfall takes place mainly in hill station in winter.
और स्नोफॉल कहाँ होती है? जो हिल स्टेशन, जो पहाड़ी एरिया होता है, वहाँ पर ठंड के मौसम में स्नोफॉल होती है। ड्यू, ड्यू आपने देखा होगा जब सुबह उठते हैं, when water vapor condenses the cold objects like grass in, जब जो वाटर वेपर होता है, जो वाटर वेपर है वो ऊपर जाता है, फिर नीचे भी तो आता है ना कंडेंसेट होकर, तो वो जब ग्रास पर या किसी प्लांट पर रह जाता है, आपने देखा होगा गार्डन में अगर जाओ या फिर स्कूल में कहीं पर भी ग्रास हो या फूल हो, सुबह देखा होगा उस पर पानी होता है, ये लगता है कि पानी किसने डाला, तो वो क्या होता है? वो ड्यू होता है। ड्यू मतलब ओस की बूंद। फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट क्या होता है? व्हेन द नाइट्स आर वेरी कोल्ड, ड्यू कैन फ्रीज टू फॉर्म आइस इज कॉल्ड फ्रॉस्ट। जब रातें, जो रातें होती है वो बहुत ठंड होती है, उसमें रात बहुत ठंडी होती है, तो जो ओस की बूंद होती है वो फ्रीज हो जाती है, वो जम जाती है, तो वो क्या बन जाती है? फ्रॉस्ट बन जाती है ना। Fog. Yes, During ma'am. winter, water vapor condenses on dust particles present in the air Excuse me, very ma'am. close to the ground. Yes, मैम क्लास 9 तो मैम कब से चलेगा? किसका क्लास? मैम 9th का क्लास मैम, मेरे भैया का। क्या नाम है भैया का? मैम हर्ष। 9th का क्लास तो आपको पता होगा ना हर्ष, 9th का क्लास। ओके, तो फ्रॉस्ट हमने आपको बताया। अब फॉग, ड्यूरिंग विंटर्स वाटर वेपर coldness on dust particles present in the air very close to the ground to form a thick cloud. This is called fog. आपने देखा होगा कि सर्दियों में बहुत गहरे एकदम मोटी मोटी चादरें होती हैं फॉग की, कुछ दिखाई नहीं देता है, जैसे देखिए यहाँ पर है, आपने भी देखा होगा रोड्स पर। तो ये क्या होता है? ठंड के समय में जो वाटर वेपर होता है वो इतना ठंडा हो जाता है कि उससे कोल्डनेस जो निकलती है वो डस्ट पार्टिकल्स में बदल जाते हैं, और जितने हवा में डस्ट होते हैं उन सब में मिक्स होकर एक फॉग की चादर सी बना लेते हैं। अब इम्प्योरिटीज इन वाटर, पानी की गंदगियाँ, इम्प्योरिटी मतलब पानी की गंदगियाँ। The water in wells, rivers and lakes are not pure. जो कुएं का पानी होता है, नदी का पानी होता है, तालाब का पानी होता है, ये साफ नहीं होता है। तो इनको साफ करने के क्या क्या तरीके होते हैं, कैसे इनको क्या क्या इम्प्योरिटीज होती हैं, ये देखते हैं। पहला, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज विच कैन बी सीन। जो सॉल्युबल होता है उसको हम लोग आंखों से देख सकते हैं, पानी के अंदर से धूल मिट्टी कंकड़ होता है तो वो हम देख सकते हैं। सॉरी, सॉल्युबल जो होता है उनको देख नहीं सकते हैं, जैसे कि नमक हो गया या कुछ भी ऐसी चीजें हो गई जो मिल जाती है पानी के अंदर, जो हमें पता नहीं चलती है। तो जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती है वो पानी में घुल जाती हैं और हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन इनसॉल्युबल जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो पानी में घुलती नहीं है और हमें आंखों से दिखाई देती है। अब इनको साफ करने के 3 तरीके हैं, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। ये आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं। सेडिमेंटेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन। सेडिमेंटेशन में जो दिखने वाली गंदगी होती है, जो इनसॉल्युबल गंदगी होती है, उसको नीचे जमा दिया जाता है, पानी को थोड़ी देर तक स्थिर छोड़ दिया जाता है, और जो नीचे का पानी का जो सरफेस होता है, सॉरी नीचे का जो तल होता है, उसमें जो गंदगी होती है, इम्प्योरिटीज होती है, वो जम जाती है। फिर डिकेंटेशन क्या होता है? दिस फ्लो सेडिमेंटेशन एंड द क्लीन वाटर above the sand sediment poured into another container leaving the sand behind. एक कंटेनर के अंदर सैंड या भी चीजें डाल दी जाती हैं और उन सारी जो पानी होता है वो सारा जो चीजें होता है उन सबको नीचे, सैंड होता है वो नीचे लेकर चला जाता है, और जो पानी ऊपर का साफ बचता है उसको हम लोग दूसरे कंटेनर में डाल देते हैं। फिर फिल्ट्रेशन, आपको पता है फिल्टर सबके घर में होता है, पानी की सारी इम्प्योरिटीज को छान लेता है। छानने की जो प्रक्रिया होती है, जो छोटी छोटी जो इम्प्योरिटीज होती हैं जो सही से दिखाई भी नहीं Yes, देती ma'am. हैं, वो छान कर फिल्टर कर लेता है। आपने ये फिल्टरेशन, सेडिमेंटेशन, ये सारे जो प्रोसेस हैं ये कई बार पढ़े होंगे। फिर क्या होता है? बॉइलिंग प्रोसेस। बॉइलिंग करके कैसे पानी साफ होता है आप सबको पता है,
जब पानी में इतनी गंदगी हो कि हम बिल्कुल भी देख नहीं सकते उसको, तो उसको एक बोल में करके, एक बर्तन में करके क्या कर दिया जाता है, उसको बॉईल कर दिया जाता है। और जब वो गर्म हो जाता है, बॉईल हो जाता है, तो सारा जो गंदगी होती है वो नष्ट हो जाती है ना। फिर क्लोरीनेशन, क्लोरीन की एक दवा होती है। क्लोरीनेशन मतलब एक दवा होती है क्लोरीन की, उसको पानी के अंदर डाल देते हैं तो पानी साफ हो जाता है। अक्सर आप कभी कभी आपने देखा होगा पानी के अंदर अजीब सा टेस्ट आता है। जो पानी हमारे घरों में आता है उसमें एक अजीब सा गंदा गंदा सा टेस्ट आने लगता है, तो वो उसी दवा की या उसी जो प्रोसेस होता है पानी को साफ करने का, प्योर करने का, उसका हिस्सा होता है। समझ में आ गया सबको बच्चों? ये चैप्टर आपका Yes, यहीं पे एंड Yes, होता है। ma'am. Yes, ma'am. आ गया ना? हाँ, Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे? 11. States of matter. 11 chapter states of matter.